आपने सीएए पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सुना। अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के उस इलाके में जो बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। वो इलाका जहां 60% मुसलमानों की आबादी है और जहां सीएए का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिलचस्प है दक्षिण दिनाजपुर की कहानी भी। आधा दिनाजपुर इस पार है और आधा उस पार। उस पार माने किस पार? जी हाँ, बांग्लादेश। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना और 1971 में बांग्लादेश। दक्षिण दिनाजपुर का सफर करिए, समझ में आएगा बंगाल दरअसल है क्या। हम इस वक्त हैं भारत बांग्लादेश की सीमा पर और ये जगह दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में है। ये जगह हिली कहलाती है। ये 0 माइल है और इसके बाद ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है। ये रेलवे ट्रैक है वो बांग्लादेश का है और जो जगह भारत में इस साइड दक्षिण दिनाजपुर में है वो, और जो दिनाजपुर बांग्लादेश में है वो, ये दोनों ही जगह हिली कहलाती हैं। 1947 से पहले ये पूरा दिनाजपुर था। बंटवारे के बाद जो उधर गया वो दिनाजपुर कहलाया, जो भारत में रह गया वो वेस्ट दिनाजपुर था, जो 1992 में साउथ दिनाजपुर और नॉर्थ दिनाजपुर में बंट गया। भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2216 किलोमीटर की सीमा सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही लगती है। और ये बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। ये बॉर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ उसमें इसी बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के 400 सैनिक मारे गए थे पार्टीशन के समय। ये जगह पूर्वी पाकिस्तान में थी जो अब का बांग्लादेश है। बॉर्डर के नाम पर हम केवल एलओसी और एलएसी जानते हैं। एक का रिश्ता पाकिस्तान से है, दूसरे का चीन से। मगर ये भी एक बॉर्डर है जनाब। आपको सरहद के इतने करीब खड़े होने का एहसास नहीं होगा, मगर हम ये एहसास कराते हैं, आपको सरहद का सफर कराते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर की है जो एक दूसरे से लगती है, जिसमें 2216 किलोमीटर की सीमा भारत की जो है वो वेस्ट बंगाल में है जो बांग्लादेश से लगती है। इस वक्त हम दक्षिण दिनाजपुर के बालूगढ़ में हैं और बालूगढ़ का ये हिली इलाका कहलाता है। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये तारबंदी देख रहे हैं, ये उस साइड का हिस्सा जो है वो बांग्लादेश है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा वो तारबंदी जो बांग्लादेश का हिस्सा है उधर, और इधर ये भारत है। ये सड़क जो है ये पूरी भारत की सड़क है। 252 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर फेंसिंग है और 32 किलोमीटर का इलाका जो दक्षिण दिनाजपुर में ही है उसमें फेंसिंग नहीं है। इस फेंसिंग के उधर 2 गांव भारत के हैं। जी हाँ, ये फेंसिंग इसलिए की गई है क्योंकि उस तरफ बांग्लादेश है। लेकिन आप उलझन समझिए जब बंटवारा हुआ उस समय की, और उस समय ये जो जगह थी ये पूर्वी पाकिस्तान में थी जो कि अब बांग्लादेश में है। और यहाँ पर भारत के 2 गांव हैं, हिंदू मिशन और हरी पोखर। इस गांव में तकरीबन 150 घर होंगे। यहाँ के आने जाने वाले लोगों के लिए गुजरने का, आने जाने का रास्ता यही है, और जो लोग बाकी उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं उनके घर। तो ये रास्ता है आने जाने का। लेकिन वो लोग, उन 2 गांव के लोग जब आते हैं यहाँ पर इस फेंसिंग को, इस तारबंदी के अंदर आते हैं तो वो एंट्री करके आते हैं, उनका आईडी कार्ड चेक होता है और उसके बाद ही उनको यहाँ पर प्रवेश मिलता है। यानी हैं वो भारत के लेकिन रहते हैं वो उस साइड जो तारबंदी है बांग्लादेश की उधर। बंगाल में रहने वाला आदमी भी खुद को इस मामले में वंचित महसूस करता है। एक ही ज़बान, एक ही कल्चर, मगर सरहद की बाढ़ ने सारे रास्ते रोक दिए। यहाँ के बारे में क्या पता था आपको? इससे पहले पता था इसके बारे में, बॉर्डर के बारे में क्या कैसे जानकारी थे? सुने थे, कुछ सुने थे, पेपर में देखे थे, किताब में पढ़े थे, लेकिन पहली बार देखा इस टाइप का बॉर्डर होता है। इतना थोड़ा सा डिस्टेंस में दूसरा कंट्री है, पहली बार देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया अनुभव। क्योंकि अगर एक कदम इधर उधर रखा तो कदम उधर रखा। हाँ, अभी लग रहा है जैसे क्यों नहीं जा सकते हम लोग। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, क्यों नहीं जा सकते, हमको क्यों रोक रहा है। ये जैसे भेड़ बकरी कितना आसानी से इधर से उधर हो रहा है,
लेकिन हम लोगों को लिए पाबंदी है, हम जा नहीं सकते। पहले यही पूरा एक था, पूरा दिनाजपुर होता पूरा एक साथ रहता था। लग रहा है कि कंट्री तो हमारा ही था, हम मतलब एक ही साथ थे। हम हमारा टाइप का ही बंगाली लड़के सब आदमी है, तो तभी डिफरेंस हो गया हमारे अंदर। एक दौर में दिनाजपुर को बंगाल का वामदुर्ग कहा जाता था। दुर्ग माने किला। माफ करिए, बंगाल में गंगा जमनी तहसीब का मामला नहीं है। यहाँ संस्कृत निश्च हिंदी ही चलती है, समझी जाती है। दक्षिण दिनाजपुर को वाम दलों का दुर्ग कहा जाता है। इस वाम दुर्ग में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में 3 आरएसपी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि वाम दलों का धड़ा है, उसने जीती। 2 टीएमसी के पास गई और 1 पर कांग्रेस के प्रत्याशी गौतम दास ने जीत हासिल की। लेकिन सबसे दिलचस्प समीकरण ये है कि गौतम दास जो कांग्रेस से जीते थे, विधायक थे कांग्रेस के, वो इस वक्त टीएमसी के जिला अध्यक्ष हैं, टीएमसी के यहाँ के अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2018 में गौतम दास ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। उस समय विप्लव मित्रा यहाँ के अध्यक्ष थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में अर्पिता घोष की हार के बाद उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। विप्लव मित्रा नाराज हो गए, वो पूरे लाल लश्कर के साथ 10 कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद जुलाई 2020 में कांग्रेस से टीएमसी में आए गौतम दास को टीएमसी का अध्यक्ष बना दिया गया और विप्लव मित्रा ने एक बार फिर से टीएमसी में वापसी की है। हालांकि उनके पास अभी कोई पद नहीं है। तो इस वाम दुर्ग में बीजेपी ने लाल झंडे की जगह केसरिया पताका फहराने की पूरी तैयारी की है। वाम दलों की जमीन यहाँ हिल चुकी है, कांग्रेस लगभग है नहीं और टीएमसी अपनी अंदरूनी कलह से परेशान है। पहले वाम से ममता ने ये दुर्ग हड़प लिया और अब दिनाजपुर के लोग बीजेपी में भविष्य देख रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है, बदलाव होगा, काम हो रहा है या बदलाव जरूरी है यहाँ के लिए? हाँ, चेंजेस इज ऑलवेज गुड। बदलाव तो होना चाहिए। जो काम करेगा उन्हीं को सत्ता। ऑप्शन क्या दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन क्या दिख रहे हैं सामने? सामने तो अभी मोदी जी का ही ऑप्शन खुला है। एक ही तो ऑप्शन है ऑल ओवर इंडिया में। तो चेहरा तो नहीं है ना बंगाल में उनके पास? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा बात की है। देखिए, चेहरा तो उनके पास नहीं है, मगर वो जो काम कर रहे हैं और वो जो कोशिश कर रहे हैं बंगाल में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो मुझे जो लग रहा है, ठीक है, वो कर पाएंगे और वो कॉन्टेस्ट में दीदी के साथ थोड़ा बहुत आगे भी जाएंगे। 50-50 चांसेस है। दक्षिण दिनाजपुर मुस्लिम बहुल है। क्यों है ये भी आपको बताते हैं, मगर दिनाजपुर को दिनाजपुर बनाने वाले खानदान की निशानियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ जनाब, इस जगह का रिश्ता खिलजी खानदान से है। अब आपको दक्षिण दिनाजपुर का कुछ इतिहास बताते हैं। हम इस वक्त हैं बानगढ़, श्री गंगाराम नगर, जो कि दक्षिण दिनाजपुर में है, उसके बानगढ़ में। ऐतिहासिक तारीख 1204, ये वो तारीख जब पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और वो की बख्तियार खिलजी ने, जिसने यहाँ पर राज्य किया और देवकोट को अपनी राजधानी बनाया। 1205 से 1206 के बीच में कहते हैं बख्तियार खिलजी की मौत हो गई। 1938 से 1941 के बीच यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसमें तमाम सबूत मिले, जिनसे पता लगा कि यहाँ पर मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक के राजाओं ने शासन किया था। मुस्लिम शासक यहाँ पर रहे। ये राज्य बेहद संपन्न था, इसके सबूत इस खुदाई में मिले। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए थे, जिस तरह के स्ट्रक्चर मिले, उनसे साफ हुआ कि ये एक अर्बन जगह थी, यानी बेहद विकसित थी। यहाँ पर जो अनाज रखने के लिए जगह बनाई गई थी, सोचिए वो ऐसी बनी हुई थी जहाँ पर सीलन ना पहुंचे। यहाँ पर बाथरूम बने हुए थे। इसके अलावा तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बताता है कि ये जगह बेहद संपन्न राज्य था, जहाँ 1204 में मुस्लिम शासक ने सबसे पहले कब्जा किया और यहीं से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। अब इसी दिनाजपुर में एक बार फिर मुसलमानों की सियासत का मंसूबा लेकर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ममता का भी खेल खराब कर सकते हैं और बीजेपी का भी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कितने कामयाब होते हैं। एक तरफ CAA ममता के लिए सिरदर्द बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने ममता की टेंशन बढ़ा दी। ओवैसी ने जिस तरह बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया, ममता को इसी अंजाम का डर सता रहा है। ओवैसी के प्लान बंगाल पर हमारे संवाददाता टी राघवन ने उनसे बात की है, जिसमें ओवैसी ने क्लियर कर दिया कि अब उनकी पार्टी वोट कटवा नहीं बल्कि किंग मेकर बनेगी।
वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं सर। आपने पहले भी कहा था कि जीएचएमसी के बाद आप वेस्ट बंगाल की तरफ ध्यान देंगे, बात करेंगे। क्या आपने पहले ये कहा है कि कांग्रेस आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल पार्टी है, लेकिन टीएमसी से क्या आपकी कोई दुश्मनी है? क्या ममता बनर्जी के साथ गठबंधन का कोई भी स्कोप रहेगा अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं? पहले हमारी एमआईएम पार्टी का फैसला होगा। हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात हैं वेस्ट बंगाल के, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे बात करेंगे और जब कोई नतीजे पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। और जब वो नतीजा अगर ये होता है कि इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़ेंगे। जब ये नतीजा सर साल 2020 से पहले हो जाएगी इसकी, क्योंकि आपने कहा था कि जीएचएमसी के बाद, क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन आ गए इसलिए हम नहीं कर पाए। अब ये हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो भी आप एक वोट कटर की तरह काम करेंगे, वोट कटवा आपको लगातार कहा जाता है। वेस्ट बंगाल के बारे में अभी से ये कहा जाने लगा है कि अगर आप वेस्ट बंगाल पर जाकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को उससे सीधा फायदा हो जाए। नहीं, देखिए ये इल्ज़ाम तो हम जब तक जिंदा रहेंगे लगता रहेगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना इसका हम पर कोई असर पड़ता है। इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का अहम फरीज़ा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब जीत हार तो ये जनता तय करती है। जिसके मुकद्दर में अगर अल्लाह लिखा कामयाबी तो कोई रोक नहीं सकता है, जिसके मुकद्दर में शिकस्त लिखी है तो यकीनन शिकस्त होगी। पर हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। मैं इन इल्ज़ामात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके इस तरह के इल्ज़ामात से मेरे हौसले और अज़म में और इजाफा होता है। बंगाल में ओवैसी किंग मेकर बनेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले हर दिन हंगामा हो रहा है। अब कहां हुई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।